हेलो खुशी। हेलो सर। कैसे हो? सर अच्छी हूँ। और कैसा लग रहा है जर्मनी में? अच्छा लग रहा है काफी। और एक महीना हो गया शायद जर्मनी पहुंचे हुए आपको। ऑलमोस्ट 2 महीने, हाँ। 2 महीने हो गए, शायद जून में आए थे ना आप, 10 जून के सर आसपास। मई में। मई, अच्छा। मेरे को पता नहीं क्यों ध्यान था हाँ। जून का। ओके, जून में वो शायद दूसरा स्टूडेंट गया था इसलिए। तो आप दस यस सर। मई को जर्मनी में लैंड हुए, राइट? यस तो सर। अभी तक का आपका जो सफर रहा है जर्मनी का, उसके हाँ बारे में बताओ कि कैसा रहा। क्या क्या डिफिकल्टीज आपके सामने आई, और क्या क्या चैलेंजेस सबसे इम्पोर्टेंट रहे, जो मतलब सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे आपके लिए। हाँ। सर सबसे पहले तो लाइक जर्मनी काफी अच्छी कंट्री है और लाइक यहाँ के लोग काफी हेल्पफुल है। तो लोगों के कंसर्न में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। बट मेरे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी अकोमोडेशंस की थी। क्योंकि मेरे पास जो अकोमोडेशन था वो जून 1 जून से अवेलेबल था। जर्मनी में यूजुअली जो भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं वो 1 जून से स्टार्ट होते हैं। 1 मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 जून से स्टार्ट था। एंड जैसा कि मैंने बताया कि मैं मई में यहाँ आ गई थी। तो फॉर पूरे मई के ड्यूरेशन के लिए मेरे पास अकोमोडेशन नहीं थी, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक इशू था। और यहाँ के वेदर में सेटल होना, बिकॉज समर टाइम यहाँ पे बहुत लंबा रहता है। तो वो एक दो चीजें ये मेरे काफी प्रॉब्लमेटिक रही थी अकोमोडेशंस के लिए ढूंढना। एंड देन ट्रैवलिंग टाइम और टिकट वगैरह के लिए। एंड रिसेंटली जो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत रही थी वो थी बैंक की। क्योंकि जब तक आपके पास आपके पास आपका अकोमोडेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका यहाँ पे कोई भी पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो मेरे लिए भी वही इशू रहा। और जब मेरा यहाँ का अकोमोडेशन सेट हुआ उसके बाद ही मैं मेरा बैंक अकाउंट ओपन कर पाई। सो वो एक ये दो तीन चीजें मेरे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक रही हैं अभी तक के लिए। तो आप स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स अगर जर्मनी का प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले एकोमोडेशन को अच्छे से समझें, हाँ। एकोमोडेशन प्लान करें, उसको हल्के में ना लें, वो सबसे हाँ ज्यादा बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक हाँ। है। हाँ, क्योंकि जब तक आपके पास आपका सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका आगे का कोई भी प्रोसीजर, आपका कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका वीजा एक्सटेंशन हुआ, आपका रेडियो टैक्स का रजिस्ट्रेशन हुआ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपका ब्लॉक्ड अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो पाएगा तब, जब तक आपके पास कोई आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ का नहीं मिल पाएगा आपको। तो ओके। अकोमोडेशंस फिगर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज सुन एज आप अपना यूनिवर्सिटी डिसाइड कर लें, अपनी सिटी डिसाइड कर लें, उसके बाद अकोमोडेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आप पर्सनली उस जगह नहीं है तो आपको हम्म। फिजिकल वहां होना जरूरी है, ऐसा भी मैंने सुना है। क्या सही है ये बात? फिजिकली यहाँ होना जरूरी है, क्योंकि आप अगर किसी के लिए सबलेट वगैरह लेते हैं, अगर आप अकोमोडेशंस फॉर लाइक टेम्परेरी टाइम के लिए आप ले रहे हैं, तो लोग फेस टू फेस मीट मिलना पसंद करते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे स्कैम्स एंड एवरीथिंग बहुत इजीली हो जाते हैं। तो दे हम्म, डोंट वांट कि हमारे साथ कोई इशू हो, क्योंकि वो भी यहाँ पे एज अ स्टूडेंट ही है, और आप अगर किसी से सबलेट लेंगे तो वो भी एक स्टूडेंट ही होगा। हम्म। तो उनके साथ दे वो चाहते हैं कि हम किसी से मिलें, हम समझे कि हाँ ठीक है, वी कैन रिलाई ऑन देम। तो यहाँ पे फिजिकली होना बहुत जरूरी होता है कि आपकी बाकी सारी चीजें फिगर आउट कर सके, क्योंकि आपको पोस्ट करना पड़ेगा आपकी कुछ चीजें, और लाइक पेपर वर्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली चीजें नहीं होती हैं एज कम्पेयर टू लाइक इंडिया। तो पेपर वर्क के लिए आपको यहाँ होना बहुत जरूरी है। तो एज सुन एज लाइक जितना जल्दी आप यहाँ आ सके वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यानी कि अ, अगर सही शब्दों में बोलूं तो जुगाड़, जो वर्ड हमारे इंडिया में अवेलेबल है, वो हाँ। जुगाड़ नहीं चलता है वहां पे। नहीं, वो नहीं चलता है। आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स होना बहुत जरूरी है। कॉन्टैक्ट्स होंगे तो इट वुड बी मच बेटर। हम्म। तो आपके लिए काफी चीजें हेल्पफुल हो जाती हैं। एंड वही मेरे लिए था कि अगर अकोमोडेशंस की दिक्कत थी, बट आपकी हेल्प से, सर की हेल्प से, एंड आपके यहाँ के ज्ञानशाला के कॉन्टैक्ट से आई वाज एबल कि यहाँ पे मैं जब तक मेरे पास अकोमोडेशंस नहीं था मैं यहाँ पे सरवाइव कर पाई, हेल्प ले पाई लोगों की। ओके। तो अब थोड़ा सा स्टार्टिंग से बताएं कि एक तो जर्मन सीखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे स्टार्ट हुआ ये प्रोसेस?
अ, मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे अब्रॉड में एजुकेशन करनी है। फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी थी यूएस, हम्म। बट ड्यू टू सम रीजंस एंड लाइक पर्सनल प्रेफरेंसेस आई ऑप्टेड फॉर जर्मनी। एंड जब से मैंने जर्मनी के लिए डिसाइड किया था, तब से मेरा पहला टारगेट यही था कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है। हम्म। बिकॉज यहाँ पे आपको अगर लोगों से कांटेक्ट करना है, आपको यहाँ के कोई भी ऑफिशियल वर्क करना है, एंड इवन यहाँ की पढ़ाई में भी, तो जर्मन आनी आपको बहुत जरूरी है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि भाई यहाँ पे अगर मुझे सरवाइव करना है तो लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई इंसान ये प्रेफर नहीं करता। जैसे कि हमारे इंडिया में हर किसी को इंग्लिश नहीं आती, वैसे ही यहाँ पे भी हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। कुछ लोकल्स हैं जिनसे आपको जर्मन में ही बात करनी पड़ेगी, आपका पेपर वर्क है वो जर्मन में होगा। तो हम्म। मेरे वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि भाई आप जर्मन सीखे। तो मैंने वही किया। और जब लास्ट 2 साल पहले जब मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे बाहर पढ़ाई करनी है, अब्रॉड एजुकेशन करनी है, हम्म। एंड पर्टिकुलरली जर्मनी में करनी है, तब से फिर मैंने जर्मन सीखना शुरू किया। मैंने ज्ञानशाला इसलिए चूज किया क्योंकि हमारे कॉलेज के अंदर काफी हमारे सीनियर्स थे जिनसे मैंने बात करी थी। तो उन्होंने सबने यही रेकमेंड किया कि यहाँ आप ज्वाइन करें, क्योंकि जो जैसा कि मेरे साथ हुआ कि सर जो है वो काफी हेल्पफुल हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। एंड देन ऑफ कोर्स जर्मन तो अच्छी है ही। तो इस वजह से मैंने फिर ज्ञानशाला का शुरू किया कि भाई ओके, मुझे यहाँ से ही सीखनी है। और आपने कौन से लेवल तक जर्मन सीखी है? मैंने जर्मन B2 लेवल तक सीखी है, बट मैंने एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन जो है वो B1 लेवल तक किया है। ओके। तो हाँ। यूनिवर्सिटी के लिए जो गाइडलाइन थी कि आपको कौन से लेवल तक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो शायद B2 था, है ना? हाँ, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इन्होंने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने गाइडलाइन दे रखी थी कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपके पास B1 होना चाहिए। हम्म। एंड जब तक आपका लाइक आपको एक कंडीशनल एडमिट दिया जाएगा, हम्म। अगर एंड देन उसके बाद फिर आपके पास चांस होगा कि आप अपना B2 सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। बट ऐसा मेरे केस में नहीं रहा। तो यू वर अ, लकी। हाँ, आई वॉज लकी, आई कंसिडर दैट आई वॉज लकी। सो दे मुझे सीधे परमानेंट जो एडमिट था वो कंफर्म एडमिट मिला, जिसके हम्म। अंदर उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया कि ओके यू आर एडमिटेड एंड आपका जो सर्टिफिकेशन है वो वैलिड है एंड कंप्लीट है। क्योंकि यहाँ की जो मेरा कोर्स है उसमें इंग्लिश एंड जर्मन दोनों के अंदर है, तो उन्होंने हम्म। इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट रखी थी एंड जर्मन की भी रिक्वायरमेंट रखी थी, इसीलिए। ओके। और एडमिशन जब यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया तो वहां पे क्या चैलेंजेस थे आपके सामने? कि टाइम काफी लगता है, एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर अपने को काम करना होता है, तो हाँ। वो टाइम ड्यूरेशन कितना लंबा रहा? मैंने जब मैंने मेरा B1 एग्जामिनेशन लास्ट ईयर दिया था, तो जब तक मेरे पास सारे एग्जामिनेशन के सर्टिफिकेट्स नहीं थे तब तक मैं अप्लाई नहीं कर सकती थी किसी यूनिवर्सिटी में। ओके। तो मैंने लास्ट ईयर से एप्लीकेशन शुरू करी थी, लास्ट ईयर मार्च के बाद से। हम्म। सो जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसके समर और विंटर टर्म दोनों के अंदर एडमिशन्स होते हैं। और बाकी हर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन अलग होती है, वो किस टर्म में कौन सा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उनकी एप्लीकेशन डेडलाइंस होती हैं। तो मैंने जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो मैं पहले मुझे सबसे पहले तो APS जरूरी था। हम्म। लाइक आपके सारे लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स के बाद, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स के बाद आपका APS सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम्म। वो एक क्रूशियल स्टेप है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो। और ये एक स्पीड अप करने के लिए भी है कि यूनिवर्सिटीज को इंडिविजुअली उनके ऊपर बर्डन ना पड़े और वो इजीली ये डिटरमाइन कर सके कि आपके डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड है, ट्रू है, ऑफिशियल है। तो हम्म। APS वॉज इम्पोर्टेंट। तो APS के लिए फिर मैंने मेरे कॉलेज की जो KIT की एडमिशन डेडलाइन थी, एप्लीकेशन डेडलाइन थी, वो दिसंबर टू जनवरी थी। हम्म। तो मैंने सितंबर के अंदर, एंड ऑफ सितंबर में APS के लिए अप्लाई किया था। एंड उसके बाद फिर मैंने दिसंबर के अंदर जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ मैंने अप्लाई किया था। तो तो APS को जो सर्टिफिकेट आपको मिला उसमें कितना टाइम लगा?
एपीएस सर्टिफिकेट में मुझे 2.5 मंथ्स लगे थे। मैंने ओके। सितंबर के अंदर मैंने अप्लाई किया था। हम्म। एंड देन आपको बाय पोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, लाइक नॉट ओरिजिनल, आपके फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट होने चाहिए हम्म। अटेस्टेड। तो हम्म। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने सितंबर एंड में भेज दिए थे उनको। एंड हम्म। देन सितंबर नवंबर, बाय एंड ऑफ नवंबर और स्टार्ट ऑफ दिसंबर में मुझे जाके मेरा एपीएस मिला था। और एपीएस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या फी स्टूडेंट को पे करनी पड़ती है? मुझे अरे, टीका भी, अराउंड 17,000 आई गेस। या हाँ 18,000, 18,000 पे करने पड़ते हैं। मैंने हम्म। 18,000 पे किए थे। तो आप जब अप्लाई करते हैं तो पेमेंट जो है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है। तो आप जैसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप अपने सारे चेकलिस्ट वो आपको देंगे कि भाई आपको ओके। ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, हम्म। प्लस आपका जो भी ऑथराइजेशन लेटर होता है और वो सारी चीजें। सो हम्म। वो सारी लिस्ट आपको एपीएस की वेबसाइट पे मिलेगी, वो मेरे को वेबसाइट पे मिली। एंड मैंने पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर जो उनका ऑनलाइन है वो मैंने करके पेमेंट किया। एंड देन उसके बाद मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भेजे उनको विथ माय एप्लीकेशन नंबर और जो भी उनके साथ डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्वायरमेंट थी, जिस भी स्पेशल उसके। तो सो एपीएस सर्टिफिकेट जब आपके पास आ गया, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई किया, राइट? हाँ, हाँ, यूनिवर्सिटी पोर्टल में अप्लाई किया। और हाँ, उसमें हाँ, कितना टाइम लगा आपको? जैसे एडमिशन जो आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टेड की होंगी 100%, दो चार हाँ, यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया होगा। हाँ। और पहले तो स्टूडेंट्स को आप ये बताओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अभी आप मास्टर कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी आपने? ओके। सो मैं पहले ऐसी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रही थी जो लाइक इजी टू गेट इन थी, और लाइक जिनके लिए सब कहते थे कि भाई ओके आप ये कर लें, इसके अंदर इजी है। एंड देन मेरे लिए फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। सो जो ट्यूशन फ्री थी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज मेरा टारगेट थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैं प्राइवेट के अंदर नहीं जाना चाहती थी। मैंने जो भी यूनिवर्सिटीज चूज करी वो मैंने स्कॉलरशिप के बेसिस पे चूज करी। हम्म। मुझे जो स्कॉलरशिप चाहिए थी उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज वैलिड थी, एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्कॉलरशिप्स मेरे को अवेलेबल थी। बिकॉज फाइनेंशियल एड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी फैमिली सारे एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मेरे लिए स्कॉलरशिप एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। तो मैंने जो भी यूनिवर्सिटी टारगेट करी वो मैंने उसी बेसिस पे करी। उस स्कॉलरशिप के बेसिस पे मैंने कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया था, एंड टीयू हामबुक के अंदर अप्लाई किया था। बिकॉज बाकी सारी यूनिवर्सिटीज की जो एप्लीकेशन डेडलाइन थी वो विंटर सेमेस्टर्स के लिए थी, तो सितंबर में दे वुड हैव स्टार्टेड। बट जब तक मैंने अप्लाई किया था तब तक सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज की स्टार्ट हुई थी एप्लीकेशन। मैं अभी कार्लसरूहे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मास्टर्स कर रही हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। एंड मैं इसके अंदर मैंने दिसंबर के अंदर आफ्टर मेरे एपीएस आने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया था। एंड सेम विथ हामबुर्ग। मेरे पास केआईटी का एडमिट लाइक 2 मंथ्स के अंदर आया था अराउंड, बिकॉज वो उनकी मार्च तक की वो रहती है एनरोलमेंट डेडलाइन। सो उन्होंने जनवरी के अंदर मेरे पास एडमिट आया, जनवरी एंड में। एंड उसके बाद फिर मैंने कंसिडरिंग माय फाइनेंशियल राउट, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे केआईटी में आना है, क्योंकि केआईटी इज अ वेरी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आई यहाँ थिंक के टॉप 5 में आती है ना? हाँ, हाँ जी, यहाँ के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में आती है। एंड आई थिंक मैंने शायद सारी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया था, क्योंकि आई वॉज गोइंग फॉर क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज। सो जर्मनी के अंदर ऑल्दो सारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं, सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की एजुकेशन बहुत अच्छी है, बट मेरा टारगेट स्कॉलरशिप ज्यादा था, तो मैंने उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करी। तो वो मेरा एक प्लान और था। आपका जो एक्सपेक्टेशंस थे यूनिवर्सिटीज को लेके कि इंडिया में जब बच्चा होता है वो सोचता है कि जर्मनी जाके पढ़ेगा, तो हम्म। एक एक सपना लेके जाता है वो, उसके एक सब कुछ सपने होते हैं कि क्या क्वालिटीज वहां पे मिलेंगी मेरे को। तो जो क्वालिटीज आपने इंडिया में सोची थी, तो अब आप जर्मनी में है, तो क्या वो सारी क्वालिटीज आपको मिल रही हैं? जो भी सपने आपने देखे थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, टीचर्स को लेके, करिकुलम को लेके, सिलेबस को लेके, जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं? तो इस पे थोड़ा हाँ, सा बता ही पाएंगे आप?
हाँ, मैंने जब जर्मनी के लिए और यहाँ के लिए चूज किया था, तो यहाँ मेरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट, मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी रिसर्च बेसिस पे एंड लेबोरेटरीज पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। सो केआईटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर ऑल द टाइम बहुत सारी रिसर्च अभी यहाँ पे चल रही है। एंड ड्यू टू ज्यादा रिसर्चेज हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट जॉब्स हैं, टीचिंग असिस्टेंट जॉब्स हैं, वो भी यहाँ पे काफी हैं। एंड मेरी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी वो था एक अच्छा टीचिंग एनवायरनमेंट, एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड यहाँ पे एवरीवन इज वेरी एनकरेजिंग। जो प्रोफेसर्स हैं वो काफी हेल्पफुल है। बहुत दे डोंट जज यू इफ यू वन आस्क लाइक स्टूपिड क्वेश्चंस इन क्लासेस और बेसिक क्वेश्चंस। आप बहुत बेझिझक होके यहाँ पे किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लोग यहाँ के बहुत हेल्पफुल हैं, और यूनिवर्सिटी पूरी सिटी में फैली हुई है। सो चलना बहुत पड़ता है, तो वो मैंने काफी एक्सपेक्टेड था कि हाँ, यहाँ पे वॉकिंग एक बहुत अच्छा वो है। सो यूनिवर्सिटीज बहुत बड़ी हैं, क्लासेस बहुत अच्छी हैं, एंड सारा जो लाइक लर्निंग एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, बच्चे बहुत एंगेज रहते हैं। तो जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल रही है यहाँ पे अभी तक। तो एंड आई ओके। होप आगे भी रहेंगी। ओके, और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट जर्मनी का प्लान कर रहा है, तो उसको जर्मन कौन से लेवल तक करके आनी चाहिए? कई बार बच्चे कहते हैं कि हम वहां जाके कर लेंगे, तो आई थिंक टाइम प्रेशर तो जरूर होता होगा एक। हाँ, हाँ। टाइम प्रेशर यहाँ रहता है। कॉलेजेस जो हैं वो आपको प्रिपरेटरी कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, बट लेकिन वो आपके अराउंड, अगर आप वो प्रिपरेटरी कोर्सेज ले रहे हैं जैसे कि आईटी के केस में था, तो वो 6 मंथ्स बिफोर आपके जो स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर होता है, मतलब देयर हम्म। इज अ सेपरेट सेमेस्टर जो आपको अटेंड करना पड़ता है यहाँ पे। हम्म। मैंने वो देखा था। मेरा भी प्लान ये था कि भाई मैं B2 जो है वो यहाँ आके करूंगी। हम्म। बट जब मैंने सारी लाइक यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस देखी, तो मुझे पता चला कि नहीं, वो फीजेबल नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे मेरी यहाँ की क्लासेस भी मैनेज करनी होंगी, यहाँ का सारा भी मैनेज करना होगा। एंड जो जर्मन क्लासेस हैं यहाँ पे, उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है। ओके। सो ऑल्दो बाकी सारी क्लासेस में आपकी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। मेरी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। सो बट जर्मन के अंदर है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एटलीस्ट B1 तक तो करके आए, नहीं, बिकॉज लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट अगर B2 है, तो फिर हाँ, तो B2 अगर करके ही वो आना आपकी, पड़ेगा ना? हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम्म। आप कोई कोर्स, क्योंकि जब आप ऑनलाइन देखेंगे तो लोग ये कहेंगे कि ओके, जर्मन टॉट कोर्सेज में आप जाइए, इजी टू गेट इन होते हैं, आपको एडमिशन देते हैं, बिकॉज वो जो एडमिशन ऑफिसर होता है वो इस इम्प्रेशन में होता है कि जो स्टूडेंट है वो लाइक इंटरनेशनल होते हुए भी आपके नेटिव लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहा है। तो दैट इज अ नाइस इम्प्रेशन, लाइक मैंने तो हम्म। यही सुना था, तो मैंने भी इसीलिए जर्मन डॉट कोर्सेज टारगेट किए। हम्म। जर्मन डॉट कोर्सेज में आपको मिल जाता है, बट लेकिन फिर आपको लैंग्वेज बैरियर बहुत होता है, एंड फिर आपको इतनी लैंग्वेज आनी ही चाहिए कि आप समझ सके कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा। सो जो भी कॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली आपकी B2 होती है, और अगर यूनिवर्सिटी और प्रेस्टिजियस है हम्म। और अच्छी रैंकिंग पे है, तो वो C1 तक भी आपकी रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली कि आप कौन से लेवल तक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इवन इफ अगर आप किसी इंग्लिश टॉट प्रोग्राम के अंदर आ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप B1 तो एटलीस्ट करके आए, क्योंकि यहाँ का जो भी ब्यूरोक्रेटिक काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, और आप इवन आपकी शॉपिंग से रिलेटेड होता है, सो ऑल ऑफ दैट इन जर्मन। सो आपको एटलीस्ट B1 तक तो आनी ही चाहिए, इवन इफ हम्म। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई जर्मन रिक्वायरमेंट नहीं है तो। ओके, और थोड़ा सा ब्लॉक अमाउंट के बारे में बताओ कि हाँ, कितना पैसा स्टूडेंट को चाहिए अगर वो जर्मनी का प्लान कर रहा है। ब्लैक अमाउंट अकाउंट खोलने के लिए कितने पैसे की नीड होगी? जैसे आपने बताया कि आपके लिए एक चैलेंज था, है ब्लॉक अमाउंट। हाँ जी, हाँ। तो सो ब्लॉक अमाउंट के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट आई थिंक 11,000 है अभी, अप्रोक्सीमेटली 11,000, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। 11,000 यूरोस, राइट?
या यूरोज, ओके, सॉरी। या, या सो 11,000 यूरोज लाइक आपकी 1 ईयर रिक्वायरमेंट है आपकी वीजा के लिए, और ओके, वो सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, बिकॉज विदाउट लाइक आपके ब्लॉक्ड अकाउंट आपको यहाँ पे ना वीजा मिलेगा ना आपको यहाँ अलाउ किया जाएगा। सो ब्लॉक अमाउंट का वो था। मैंने सर्विसेज ली थी। सो आप मेरे पास पैकेज था विथ लाइक ब्लॉक अकाउंट एंड लाइक इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग। सो मैंने उसमें उसके थ्रू किया था। प्लस ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर आपको एजुकेशन लोन वगैरह देखना पड़ता है, बिकॉज जो बैंक्स हैं वो आपको एजुकेशन लोन तो प्रोवाइड करेंगे, बट इंडिया के अंदर आई डोंट थिंक एवरी बैंक प्रोवाइड्स फॉर ब्लॉक्ड अकाउंट। सो वो आपको बहुत एक एक्सटेंसिव रिसर्च देखनी पड़ेगी कि भाई लोन पर्सपेक्टिव से क्या होगा, बिकॉज स्कॉलरशिप्स की डेडलाइंस होती हैं। जैसे मेरी स्कॉलरशिप है वो अभी आफ्टर आई हैव स्टार्टेड उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, तो इट टेक्स टाइम। सो ऑलरेडी मुझे 2 मंथ यहाँ हो चुके हैं। अगर मैं स्कॉलरशिप के भरोसे रहती तो वो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाती, मुझे मेरा एडमिट रिवोक करना पड़ता। सो मुझे लोन लेना पड़ा, तो लोन के साथ मैंने पूरा लिया था। एंड उसके साथ फिर मैंने एजुकेशन लोन एंड दैट विद पर्सनल लोन, तो उसके अंदर मेरा ब्लॉक अकाउंट इंक्लूड हुआ। तो और ब्लॉकन अमाउंट, जो ब्लॉक अकाउंट है, वो हम्म किस एजेंसी या किस बैंक में ओपन किया था आपने? मैंने मेरा जो लोन लिया है वो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से लिया है। हम्म, एंड जो मैंने ब्लॉक अकाउंट की सर्विसेज ली वो ऑनलाइन सर्विसेज है एक्सपैट्रियो के ऊपर। ओके, तो उसमें मैंने उसके थ्रू मैंने किया था जैसे उन। जर्मन कंपनी है? या इट्स अ जर्मन कंपनी एंड इट्स ऑल ऑनलाइन। सो ओके, या सो यू हैव टू लाइक पे, आपको सारी अमाउंट पे करनी पड़ती है जो भी ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट होती है, इंक्लूडिंग क्योंकि मेरा वैल्यू पैकेज था जिसके अंदर मुझे इंश्योरेंस का भी मिल रहा था, पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ का, एंड जो इनकमिंग इंश्योरेंस जो आपको ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, तो वो तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड थी। तो मेरी जो ब्लॉक ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट प्लस इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी अमाउंट्स थी टोटल, सो वो पूरा मैंने पे करके, एंड देन वो एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं कि आपका ब्लॉक अकाउंट कंफर्म है, हमारे पास आपके पास एक ब्लॉक अकाउंट है। एंड वो कंफर्मेशन आपको वीजा ऑफिसेज में देना पड़ता है कि भाई मेरे पास अब ये ब्लॉक अकाउंट कंप्लीट है एंड मैं अब आगे लाइक मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड है। okay. So at the time of interview, you have to show that you have your block amount and this is the certification they need, huh? या Yeah, okay. सो वीजा जो वीजा एप्लीकेशन है उसमें पूरी एक चेकलिस्ट होती है जो आपको वीजा जो पोर्टल है आपको उस पे वीएफएस के पोर्टल पे मिल जाएंगी सारी चेकलिस्ट। उसमें आपकी मार्कशीट्स होंगी, आपके ट्रांसक्रिप्ट, आपका यूनिवर्सिटी एडमिट लेटर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कंफर्मेशन, एंड इफ अगर आपकी यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस चार्ज करती है तो वो भी उसके अंदर होता है कि आपका पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। वो तो यूजुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए वो ज्यादा फोकस करते हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वो इस चीज को फोकस नहीं करते, वो ज्यादा ब्लॉक अकाउंट के ऊपर फोकस करते हैं। सो मेरी यूनिवर्सिटी पब्लिक थी तो उन्होंने फी सबमिशन का उन्होंने चेक नहीं किया था, बट बाकी सारी चीजें उन्होंने चेक करी थी। सो वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, बट आपके केस में शायद ट्यूशन फीस तो लगी है ना? हाँ मेरी ट्यूशन फीस लगी है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट्स है तो स्टेट वाइज यहाँ पे अलग अलग वो है। जैसे बार्डन, मेरी जो स्टेट है वो बार्डन वुटमबर्ग है। सो बार्डन वुटमबर्ग में ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ट्यूशन फीस रिक्वायरमेंट है। हम्म, सो मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर 1500 यूरोज पर सेमेस्टर की आपकी रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग आपके अदर सेमेस्टर चार्जेस। So ओके, total that comes to like my first semester fees that was 1689 euros. ओके, So per semester जो मुझे वो पे करना पड़ता है। ओके। तो ये यहाँ तक। और अब मुझे आप ये बताओ कि घर की याद आती है कि नहीं आती आपको? जब आप शुरू में आए तो कुछ दिन तो शायद आप थोड़ा असहज रहे होंगे ना, थोड़ा सा, हाँ मतलब इजी नहीं रहा होगा आई गेस। नहीं, बिल्कुल इजी नहीं था, बिकॉज मैं मेरे घर से ज्यादा दूर कभी रही नहीं हूँ, और मैं एक्चुअली अभी तक के टाइम में ये मेरा पहला टाइम है जब मैं घर से बाहर रह रही हूँ। मैंने जॉब भी घर से बाहर नहीं करी है, कुछ नहीं करा है, एंड फॉर द लास्ट 22 ईयर्स मैं मेरे पेरेंट्स के साथ ही रही हूँ।
थोड़ी होम सिकनेस काफी रहती है, अभी भी रहती है। अभी भी कई दिन ऐसे होते हैं जब ऐसा लगता है कि अच्छा पेरेंट्स होने चाहिए यहाँ पे, घर वाले होने चाहिए, एंड ऑनलाइन वीडियो कॉल्स सफिशिएंट नहीं होती है, लाइक कि भाई ओके इतना देख लिया, काफी नहीं होता है। स्टार्टिंग के कुछ दिन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थे, क्योंकि टाइम चेंज, एक तो टाइम डिफरेंस का फर्क पड़ता है, एंड उसके बाद मैं जो पहला दिन था मेरा, मैं आई थिंक पूरे 24 आवर्स अप थी, मतलब पूरे 24 आवर्स के लिए मैं जगी हुई थी, क्योंकि हम एक दिन पहले निकले थे घर हम्म। से। फिर देन मेरी फ्लाइट थी 9 आवर्स की, एंड फ्लाइट के बाद देन मुझे, क्योंकि मेन जो फ्लाइट थी कार्लसरूहे से, सबसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था पास, वो फ्रैंकफर्ट का था। देन फ्रैंकफर्ट टू कार्लसरूहे का ट्रैवल, एंड देन कार्लसरूहे में मैं अराइव हुई थी। सो ऑलमोस्ट मेरा 24 आवर्स का पूरा एक ड्यूरेशन था जब मैं थी, तो मैं बहुत थकी हुई भी थी और घर की भी काफी याद आ रही थी। और दूसरा, एकोमोडेशन का सॉर्ट आउट नहीं हुआ था, तो एक स्ट्रेस था कहीं ना कहीं हाँ अनजान, कि पता नहीं हाँ काफी, कैसे रह पाऊंगी है। हाँ काफी स्ट्रेस था, बट थैंक्स टू यू सर, आपके कांटेक्ट की वजह से यहाँ पे काफी मेरी हेल्प हुई। जो इंस्टीट्यूट जो और स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, सो मैं पहले 2 दिन मैं किसी एक लड़की है उसके साथ रही थी, एंड देन फिर मैंने लाइक जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं उनके साथ मैं रुकी फॉर अ वीक, एंड देन मुझे 15 डेज के लिए अगेन शिफ्ट करना पड़ा था स्टुटगार्ट में। सो बहुत ज्यादा मूविंग था, पहले मुझे 2 to 3 प्लेसेस में मुझे मूव करना पड़ा, एंड देन क्योंकि वीकेंड्स पे यहाँ पे कुछ होता नहीं है, सो आई हैड टू, मुझे जो जिस डॉम में मैं अभी रह रही हूँ वहां पे मुझे कांटेक्ट करके बोलना पड़ा कि मुझे बिफोर फ्राइडे चाहिए, क्योंकि जो स्टुटगार्ट की अकोमोडेशन थी वो भी मेरी लाइक मैं वहां नहीं रह सकती थी, बिकॉज जो टर्म था वो 15 डेज का था। मुझे बहुत लाइक हेक्टिकली सुबह सुबह मेल आता है कि ओके आप आ सकते हैं फ्राइडे को, 31 मई को। मैं स्टुटगार्ट से भाग के लाइक बारिश के अंदर अपना सामान घसीटते हुए पूरा कार्लसरूहे वापस पहुंची, एंड देन यहाँ पे आके मैं सेटल हुई। यहाँ का काफी हेल्पफुल है सब लोग, सामान वामान उठाने में सब हेल्प करते हैं आप अगर उनसे पूछे तो। सो काफी अच्छा रहा, बट वेदर बहुत एक डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे 9 बजे तक सूरज नहीं ढलता है, एंड बारिश बहुत रेगुलरली रहती है, 2 से 3 4 दिन में बारिश आती ही रहती है। वो एक वेदर सा रटा है अकोमोडेट करना, और फिर यहाँ पे नए लोगों के बीच में, और घर की तो याद आती ही रहती है। और खाने की याद नहीं आती क्या, हिंदुस्तानी खाने की? पर बहुत ही आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो भी वैसी नहीं मिलती हैं, एक्सपेंसिव है काफी। और बिकॉज मेरा अकाउंट भी सेटअप नहीं था, तो कुछ दिन मुझे बहुत लाइक रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ा, और हर चीज को आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज वैसी है। वो बनाना, और मैं बहुत अच्छी कुक हूँ भी नहीं, तो मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आती थी, क्योंकि पहले ऐसे लगता था मम्मी क्या आप सेम सब्जियां रोज बना रहे हो, और अब मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ, क्योंकि एक बहुत एक्टिव होता है यहाँ पे। और लेकिन लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जब आदमी खुद कुकिंग करता है, जो भी बनाता है वो बेस्ट ही बनता है। वो कह रहा है सबसे भूख टेस्टी में होता इंसान को सब अच्छा लगने लग जाता है। है। वही मेरे साथ हो रहा है। और मैं एक चीज और बताओ कि जो ब्लॉक अमाउंट, जो अकाउंट है, उससे पर मंथ कितने पैसे हम विड्रॉल कर सकते हैं? आपके जो ब्लॉक अकाउंट है उसमें फिक्स्ड होता है 934 यूरोज नाइन आपको हंड्रेड पर थर्टी फोर यूरोज 934 यूरोज आपको पर मंथ रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। तो हम्म। दैट इज लाइक पर मंथ फॉर 12 मंथ का, 1 ईयर का आपका रहता है। 934 यूरोज आपको पर मंथ मिलेंगे। वो मंथ की स्टार्टिंग में, हर चीज जो होती है वो तो मंथ की वो स्टार्टिंग पैसा में। आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या कैसा रहता है, जो आपका जो अकाउंट खुला है उसमें ट्रांसफर हो जाता है? हाँ जी। जो आप यहाँ पे, आपका ब्लॉक अकाउंट यहाँ आपके एड्रेस मिलने के बाद आपका एक्टिव होगा। हम्म। जैसे ही आपका ब्लॉक अकाउंट आपके पास, आपका अकाउंट आया, मतलब आपका एड्रेस आया बेसिकली, जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आपके पास आपका एड्रेस नहीं होगा आपके बाकी सारी प्रोसेसेस नहीं शुरू होंगे। ब्लॉक अकाउंट का आपको वहां पे एड्रेस मेंशन करना पड़ता है कि ये मेरा यहाँ का परमानेंट एड्रेस है, या ये मेरा अभी का एड्रेस है रजिस्टर्ड।
फिर उसको करने के साथ आपको आपकी जो यहाँ का लोकल बैंक की डिटेल्स हैं वो आपको देनी पड़ती है, IBAN एंड BIC कोड, जो स्विफ्ट कोड हम्म, होता है, वो हम्म, सारी डिटेल्स आपको उस पोर्टल पे डालनी पड़ती है, लाइक ब्लॉक अकाउंट के उसमें, एंड देन आपके दोनों अकाउंट ज्वाइन हो जाते हैं। सो एवरी मंथ, लाइक एंड ऑफ द मंथ में वो लोग डिस्पर्स करते हैं अमाउंट, एंड जो आपको फर्स्ट ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ पे आपको वो मिल जाती है। सो 934 यूरोज आपको मंथली मिलते Okay, हैं। so if you have a debit card, you can withdraw this as a cash, huh? या हाँ, Okay. आपको बिल्कुल मिलती हैं। हम्म, सो यहाँ पे करंट अकाउंट्स के लिए भी काफी सारी सर्विसेज हैं, आपको पता करनी पड़ती हैं कि भाई कहाँ है, कौन सा हम्म, अकाउंट आपको सूटेबल है। सो वो एक सारा पूरा प्रोसीजर होता है। एंड यूजुअली क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें पेपर ट्रेल के साथ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली नहीं होती, तो आपको पोस्ट करने पड़ते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, एंड आपको यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वगैरह करवाना पड़ता है, तो इट यूजुअली टेक्स मोर टाइम। अगर आप हम्म, किसी अच्छी, मतलब जैसे कार्लसरूहे सिटी है, तो यहाँ पे मुझे अभी बैंक अकाउंट के लिए 2 वीक्स लगे, एटलीस्ट 2 वीक्स okay. मेरा पूरा करने के लिए। एंड एज जर्मनी इज 5 डे वर्किंग वीक, सो वीकेंड्स डजंट काउंट। और सो एक लाइक इंडिया में भी आजकल थोड़ा चलन बढ़ गया है, जैसे जर्मनी में तो है ही, जैसे हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है हाँ ना, जी, ऐसे प्रोसीजर। हाँ, आपको हर चीज के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होगा। आप यहाँ पे किसी भी जगह ऐसे नहीं जा सकते कि भाई ओके मेरे को ये रिक्वायरमेंट है क्या। ऑल्दो अगर आप इमरजेंसी सिचुएशंस में जा रहे हैं तो लोग अकोमोडेटिंग होते हैं, वहाँ के सर्विस जो वर्कर्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, बट आपको यूजुअली अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। विदाउट अपॉइंटमेंट कोई गारंटी नहीं है कि भाई वो आपको करेंगे। एंड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट या हार्ड टू गेट अपॉइंटमेंट जो होती हैं वो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स रिलेटेड, एंड देन आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सो Okay. वो एक पार्ट होता है कि आपको सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए भी सबके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो जैसे ही आपके पास एड्रेस आए, आपको एक पर्सनल, फर्स्ट आपका सिटी रजिस्ट्रेशन पर्सनल होता है, पर्सनल अपॉइंटमेंट में। उसके बाद अगर आपका जो भी एड्रेस है तो आप वो ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। तो सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए बेहोडे जाना होता है या फिर आ, अ, यहाँ के आपके जो सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज होते हैं, हम्म, जो राट हाउस और और जो राट हाउस में होता है, ओके। हाँ, हाँ जी, राट हाउस के अंदर होता है। एंड आप ऑनलाइन ले सकते हैं अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एंड हम्म, देन आपकी और अगर आपका बहुत इमरजेंसी केसेस हैं, जैसे मेरे साथ था, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि सिटी रजिस्ट्रेशन की जो पहली अपॉइंटमेंट होती है वो आपको इन पर्सन जाना पड़ता है। आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपॉइंटमेंट बुक करके वहीं जाना पड़ेगा। हम्म, बिकॉज यहाँ पे पोर्टल है जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, बट हम्म, वो रजिस्ट्रेशन आपको इन पर्सन करना पड़ता है फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ आ रहे हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि भाई मेरे पास कोई कांटेक्ट आएगा कि भाई वो मुझे अपॉइंटमेंट देंगे, बट हम्म, उन्होंने नहीं दी। एंड देन लेटर ऑन मुझे पता चला कि अच्छा मुझे खुद से अपॉइंटमेंट लेके वहां जाना पड़ेगा पहली बार। सो फिर मैंने फटाफट कॉल करा, एंड देन वहां पे कॉल करके एंड देन मैंने नेक्स्ट जो भी पॉसिबल अपॉइंटमेंट थी वो मैंने ली। काम बहुत जल्दी हो जाता है, लोग बहुत हेल्पफुल रहते हैं, दे डोंट क्रिएट मच हैसल। बट लेकिन आपको भी बहुत हेल्पफुल होना पड़ता है, आपको कोऑपरेट करना पड़ता है पूरा। आप यहाँ पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। आपको उनकी सिचुएशन समझनी होगी, उनको समझना होगा, और वो आपको समझेंगे। सो इट्स लाइक टू वे। सो ओके। है। लेकिन लेकिन पेपर वर्क के लिए आपको तैयार रहना है कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा है जर्मनी में, और जुगाड़ से काम नहीं चलेगा, राइट? नहीं चलेगा, जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। और आपको पेपर वर्क का, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क है, पेपर ट्रेल है, तो आपके कोई डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्ज नहीं कर सकते, आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता चल जाता है। एंड आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि भाई आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, बिकॉज उनका रिप्लाई आने में आपके पास टाइम लगेगा एंड एवरीथिंग। सो आपको पूरा बहुत केयरफुली आपको आपकी सारी चीजें मेंशन करनी पड़ती है। एंड आई थिंक ये एक सबसे बड़ा पार्ट था मेरे लिए कि भाई क्योंकि इंस्टीट्यूट की तरफ से मैंने पूरा एप्लीकेशन मेरा पूरा किया था, क्योंकि कुछ जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो बच्चों की सारी एप्लीकेशन खुद कर देते हैं, उनको किसी चीज से अवेयर नहीं कराते हैं कि भाई ऐसे करना है या क्या। जबकि यहाँ मेरे साथ ज्ञानशाला के अंदर आप लोगों ने मुझे गाइड किया, एंड देन आई डिड एवरीथिंग। सो वो एक बहुत अच्छा था कि भाई मैं खुद चीजों के अंदर पहले फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस था।
मुझे ये नहीं था कि सब कुछ परोस के मिल गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आपको परोस के नहीं मिला जाएगा। आपको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, आपको सारे पेपर्स आपके फिक्स रखने पड़ेंगे कि हाँ मुझे ये वाला पेपर यहाँ सबमिट करना है, यहाँ सबमिट करना है। एंड देन लैंग्वेज एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है इस पूरे सिनेरियो में। यस, मुझे याद है कि जब हम लोग एकोमोडेशन के लिए परेशान हो रहे थे तो कई डोम्स ने बोला था कि आप पर्सनल नहीं आ सकते, तो अपने बारे में ईमेल लिख के भेजो, आपको क्या हाँ जी। पसंद है, आपकी हॉबीज क्या है। तो मुझे याद है वो ईमेल लिखी थी और वो फोटोज आपने लगाए थे, याद है मेरे को वो वाली ईमेल। और जो ये जिस अभी डोम में रह रहे हो वही डोम के लिए शायद वो ईमेल भेजी थी हमने। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी। सो यहाँ पे हर डॉर्म का अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसीजर है। कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटी है वो कोई स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराती है आपके लिए, बट लेकिन ये सिटी जो है वो फुल ऑफ स्टूडेंट्स है। सो यहाँ पे स्टूडेंट डॉर्म्स बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट जॉब्स ज्यादा है। सो एक स्टूडेंट हब है एक तरीके से, मैं ऐसा कहूंगी यहाँ पे ऐसा रहता है। सो डॉर्म्स के अलग अलग एप्लीकेशन प्रोसीजर होते हैं और यूजुअली दे इंटरव्यू यू। आपको यहाँ पर्सनली इंटरव्यू देना पड़ता है, बट क्योंकि मैं जर्मनी में नहीं थी जब इनकी इंटरव्यू डेट थी, तो इन्होंने मुझे पूरा एक ऐसे ऐसे लिख के देने को कहा था, अपने हम्म। बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हुए एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक मैंने वो मुझे याद है मैंने वो पूरा ऐसे जर्मन में लिखा था। तो जब भी मैं किसी को बताती हूँ तो दे सेड इट वाज अ गुड इम्प्रेशन कि आपने जर्मन में लिख के भेजा उनको, पूरी चीजें आपने जर्मन में बताई। तो वो मेरे एक्सेप्टेंस चांसेस बढ़ गए, क्योंकि ये बहुत केयरफुल सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर ये रखते हैं कि भाई हाँ हम इस तरीके के स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे, इस तरीके के नहीं करेंगे। तो वो एक काफी इम्पोर्टेंट था। चलो खुशी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी टिप्स स्टूडेंट्स को दी और आई होप दे विल फॉलो देम एंड दे विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो अच्छे से देखेंगे वीडियो को और अच्छे से उन इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और अपना जो भी उनकी जर्नी होगी जर्मनी के लिए स्टडी के लिए वो हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज माय हैव प्लेजर। हैव अ गुड लक एंड थैंक यू सो अच्छे मच। से आपको स्कॉलरशिप जो इसका वेट कर रहे हैं उस पर अप्लाई करो। तो आई क्रॉस माई फिंगर्स एंड विश यू अ गुड लक। या थैंक यू वेरी थैंक यू मच सो फॉर मच योर सर, टाइम। थैंक यू सो मच सर, इट वाज माय प्लेजर।